हेलो एवरीवन, आप सभी वापस ज्वाइन कर चुके हैं। एम आई ऑडिबल? मैं क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज? यस सर, ऑडिबल। ओके, वेरी नाइस। अब सभी लोग आ गए हैं, प्लीज कोई छूटा तो नहीं? ज्वाइन करें वापस। आप सभी लोग ये स्क्रीन शेयर हुआ देख पा रहे हैं प्लीज? शेयर्ड स्क्रीन देख पा रहे हैं प्लीज? यस सर। यस सर। ओके, सो शुड आई कंटिन्यू? आइए हम अपने थर्ड टॉपिक एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ना अंतिम है बट सबसे कम नहीं है, ऐसा बोला जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे कम नहीं है। ये टॉपिक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां हमें बेनिफिट की बात आती है तो हर कोई ऐसी चीजों को जानना चाहता है। वेलफेयर स्कीम्स की बात आती है तो आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कोई एक दो यस बोले प्लीज। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। देखिए, आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक है स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स के नाम से, तो मैं पहले इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए कि स्टाफ वेलफेयर स्कीम और जो ये मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड, ये किस तरह रिलेटेड है। देखिए, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स का मतलब होता है वह सभी स्कीम्स या योजनाएं जो रेलवेज अपने स्टाफ के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए चलाती है, वे सभी रेलवे वेलफेयर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स कहलाती हैं। और इन सभी स्कीम्स को चलाने के लिए रेलवेज ने कुछ फंड निर्धारित किया है। तो सबसे पहले तो ये फंड्स का एलोकेशन मतलब बंटवारा, किस किस मद पर कितना रुपया दिया जाए, तो इससे हम क्लियर करेंगे कि ये सारी की सारी जिस आइटम्स पे ये एलोकेशंस बंटवारा किया गया है, वे सारे आइटम्स ही रेलवे की जितनी भी स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स के नाम से जानी जाती है। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि जो आइटम्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं वे सारी रेलवे की स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स कहलाती है। अब सबसे पहले यह प्रश्न बनता है कि स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स में फंड कहां से जुटाया जाता है। तो आंसर होगा रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड, क्योंकि कोई भी स्कीम या योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा तो चाहिए, फंड तो चाहिए। अब वो फंड कहां से आता है? रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड से। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड में पैसा कहां से आता है। अब देखिए, ये मैं सबसे लास्ट में आता हूं, टोटल रुपए 800। ये सर्कुलर है, कल मैंने आपको सर्कुलेट किया है, जो लेटेस्ट सर्कुलर है रेलवे बोर्ड का। वो सर्कुलर ऊपर और नीचे के पेजेस में सारी बातें हैं, लेकिन मेन ये शीट है जिसमें हम जानेंगे कि रेलवे में कितनी प्रकार की स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसमें फंड कैसे आता है और हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और पूछे गए प्रश्न का जवाब कैसे दे सकते हैं। तो 3 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट रूप में बनते हैं आपके एएसटी के एग्जाम के लिए, एडीएसटी के एग्जाम्स के लिए, नया नाम या पुराना नाम नहीं, एडीएसटी के एग्जाम्स के लिए वो 3 क्वेश्चंस ये हैं कि सबसे पहले रेलवे की वेलफेयर स्कीम्स को रन करने के लिए, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स को रन करने के लिए फंड कहां से आता है। तो आंसर होगा स्टाफ बेनिफिट फंड से। यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल आंसर यही दिए जा रहे हैं। आज मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो सीबीटी में एग्जाम्स हो रही है वो टेक्निकल आंसर्स पे लोग पास और फेल हो रहे हैं। जानते तो सभी ये आंसर, लेकिन वो जवाब देते वक्त प्रश्न का पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं समझ पाते। जैसे मैंने डीआर पे पूछा था कि पेनल्टी के प्रकार 2, लेकिन कुल पेनल्टीज 9 है ना। तो इसी तरह से सर्विस कंडक्ट रूल्स 26, डीएनआर रूल 31। तो थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रश्न को दोबारा पढ़ लिया करें। कभी आप परीक्षा देंगे तो ऐसा ना सोचिए कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कई बार माइनस मार्किंग में जो सही क्वेश्चंस हैं, माइनस मार्किंग का इतना असर पड़ता है कि हम लोग एलडीसी में चूंकि मेरिट डिपेंड करता है, पूरा मेरिट बेस्ड पेपर होता है, तो यहाँ 100% सॉल्यूशन शुड नॉट बी
योर मोटो 100% एक्यूरेसी मस्ट बी अवर मोटो ना, 100% एक्यूरेटी। भले 10, 5, 20 क्वेश्चन छूट जाए वो मैटर नहीं रखता, 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए हमारे। ये मोटो रखोगे तो टॉप मेरिट बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो आंसर हो गया कि स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स का फंड कहां से आता है। पहला आंसर है स्टाफ बेनिफिट फंड से। स्टाफ बेनिफिट फंड के लिए कुल कितना पैसा अलॉटेड है, आंसर होगा 800 रुपए। अब आप कहेंगे कि पूरे रेलवे कर्मचारियों को 800 रुपए में कैसे काम होता है ना। अब इसको विस्तृत रूप से थोड़ा सा बता देता हूं। आंसर तो सिर्फ दो, प्रश्न तो सिर्फ दो बने हैं। एक तो कि स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स में फंड कहां से आता है, स्टाफ बेनिफिट फंड से। स्टाफ बेनिफिट फंड में फंड की टोटल कुल कितना फंड होता है, प्रति कर्मचारी 800। उसमें टेक्निकल दिया होगा, एवरी एम्प्लॉय 800 रुपए टेक्निकल। पूरा हम मुंह से कम बोल रहे हैं, लेकिन जब आप प्रश्न देंगे ना तो उसको आजकल प्रश्न कैसे आ रहे हैं, आपने डेमो पेपर पढ़ना, नायर की वेबसाइट पे दिया गया है। आपको प्रश्न तो एक लाइन का, उसके मल्टीपल चॉइस के 2-2, 3-3 लाइन दिया, फिर उसके बाद दिया आंसर दीजिए ABCD। तो प्रश्न तो छोटा सा, उसका आंसर देने के लिए मल्टीपल चॉइस में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो उसमें ये लिखा होगा कि प्रति व्यक्ति कितना पैसा अलॉट होता है SBF से, 800 रुपए। अब 800 रुपए कहां से आता है, याद रखिए रेलवे में प्रत्येक 1 अप्रैल को स्वीकृत कैडर, वैकेंसी को छोड़कर, देखिए मान लो आपका SSC का किसी डिवीजन में 25 का कैडर है और 20 काम कर रहे हैं, तो 25 नहीं मानेंगे, 20 लोगों के हिसाब से रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड एक फंड बना हुआ है। उस फंड में 20 लोगों के हिसाब से 20 मल्टीप्लाई बाय 800, 800 गुणित 20 का जो भी टोटल आएगा वो पैसा एक स्टाफ बेनिफिट फंड में डाल देंगे। कहने का मतलब पूरी भारतीय रेलवे पर स्वीकृत कैडर। देखिए ध्यान दीजिए, स्टाफ बेनिफिट फंड नॉर्मली ग्रुप बी के ऑफिसर्स तक ही सीमित है, उसके ऊपर स्टाफ बेनिफिट फंड की सुविधाएं नहीं दी जाती है। सामान्य तौर पर प्रश्न का आंसर है कि स्टाफ बेनिफिट फंड नॉन ग्रेडेड ऑफिशियल्स के लिए ही होता है, क्योंकि इसका नाम ही है स्टाफ बेनिफिट फंड। ये भी एक बहुत ध्यान रखने की बात है। लेकिन चूंकि कुछ चीजों में ये, जैसे इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह, इसकी सुविधाएं जो है ऑफिसर्स भी लेते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने एक जानकारी के लिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछने से कोई क्लेम कर सकता है कि भाई आप जो स्काउट गाइड्स के जो मास्टर्स होते हैं वो तो ऑफिसर्स होते हैं, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह तो लोग रिटायर्ड ऑफिसर्स भी खूब लेते हैं, तो क्या ये थोड़ा सा एक डिस्कसिंग क्वेश्चन है जिसपे अभी हमें नहीं जाना है। ये एक बोर्ड का मैटर है, हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये प्रश्न बनता भी नहीं, परीक्षाओं में पूछा भी नहीं जा रहा है कि किस पे लागू होता है, किस पे नहीं। सिर्फ हम ये देखेंगे कि पैसा 800 रुपए कैसे आता है। पूरे भारतीय रेलवे की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ रेलवे बोर्ड नॉन ग्रेडेड की लेता है। उस सैंक्शन स्ट्रेंथ मान लो 13 लाख मैंने कर्मचारी बताए, और कल्पना करें कि 10 लाख रेलवे स्टाफ है, 3 लाख मान लीजिए ऑफिसर्स होंगे इंडियन रेलवे में। कल्पना कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं कि कितना है। 10 लाख मान लीजिए कर्मचारी, तो 10 लाख इंटू 800 रुपए के हिसाब से एक स्टाफ बेनिफिट फंड में डाल दिया जाता है। अब आप कहेंगे और इतना पैसा, तो इतना पैसे का हम उपयोग क्यों ना करें। जी हाँ, यही वेलफेयर स्कीम्स है जो सरकार ने दी है, हमें भरपूर उपयोग उसका करना चाहिए। सरकार कभी मना नहीं करती। हम मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो वो पैसा लैप्स हो जाता है और वापस सरकार के खाते में चला जाता है। ये पैसा जुड़ता नहीं है, ध्यान रखिए। ये हर साल जैसे एक बार 8 इतना डाल दिया और इसका उपयोग कर लिया तो ये बाद में बढ़ता जाएगा, ऐसे तो अरबों खरबों रुपया हो जाएगा। तो स्टाफ बेनिफिट फंड ना, ये हर साल इलैप्स हो जाता है। तो जो हमारी ऑनरेबल एसोसिएशन हैं, SCT एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, ऑनरेबल फेडरेशन, उनको चाहिए कि प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस स्टाफ बेनिफिट फंड का स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स में उपयोग करे, ताकि हमारे स्टाफ को मिल सके। बहुत संक्षिप्त में 5 से 10 मिनट में इसको फिनिश हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बनता है मैंने बता दिया। अब देखिए मैंने बता दिया 116 रुपए, तो 116 ही नहीं है, ये 116 इंटू जितने एम्प्लॉई है वो सबका टोटल है। ये तो एक समझाने के लिए उन्होंने टेबल बनाई है। अब जो हमें जैसे कहते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है रेलवे कर्मचारियों के वार्ड के बच्चों को आजकल 12th तक तो हमें स्कूल एजुकेशन फीस मिलता है ना। उसके बाद भी हमें स्टाफ बेनिफिट फंड से ऐसे कर्मचारी जो ग्रेड पे 2400, दैट इज अबो 2400 लेवल के अबो वाले, जो जिसमें हम लोग भी सीनियर सुपरवाइजर्स भी आ जाते हैं,
उन सब के बच्चों को, यहाँ लिखा एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन वार्ड्स ऑफ नॉन ग्रेडेड रेलवे सर्वेंट, नॉन ग्रेडेड, ध्यान दीजिए, नॉन ग्रेडेड कह रहा, गेजेटेड को नहीं मिलना है। ग्रेड पे 2400, दैट इज अबोव लेवल 4, 2400 के अबोव पे मैट्रिक्स वालों को 1500 रुपए। आजकल आप कहेंगे किस किस कोर्स में, चाहे वो बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, टेक्निकल कर रहा है, कॉलेज में जब तक पढ़ेगा बच्चा, उसका एक फॉर्म होता है जो स्टाफ बेनिफिट फंड से हर डिवीजन में और हेडक्वार्टर में रहता है। 1500 रुपए महीने के हिसाब से हम अपने 2 बच्चों तक, लड़का या लड़की तक, बाकी शर्तें वही है, उसको हम 1500 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिलते हैं। इसमें क्लियर किया गया फॉर वार्ड्स ऑफ रेलवे सर्वेंट 2400 ग्रेड पे। ये अब ये कहाँ लिखा हुआ, रेलवे बोर्ड की अथॉरिटी भी दिया। अब ऐसे कर्मचारी जो 2400 के नीचे वाले हैं, उनको भी अपने बच्चों के लिए 1500 रुपए मिलता है, लड़की और लड़के दोनों के लिए मिलता है। अब उसके लिए ये गवर्नमेंट ने 116, 110 ये अलग अलग हेड बना दिए कि इसमें इतना पैसा जाएगा। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पर्सनल डिपार्टमेंट का बहुत इंटीरियर एक्सपोजर है, इसको ना तो आपसे क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि भाई मान लो 10 लाख कर्मचारी, 10 लाख को 100 रुपए से गुणा करो तो इतना पैसा आ रहा है। तो क्या 10 लाख के बच्चे को छात्रवृत्ति मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। 10 लाख के बच्चे तो कॉलेज में नहीं, कोई शादीशुदा हो गए, कोई क्या हो गया, तो ये पैसा कोई बचा नहीं रहा है, ये वापस रेलवे के खाते में जा रहा है। पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होता, जैसा आता है ऑनलाइन वैसा ही वापस चला जाता है, बशर्ते हमारे स्टाफ बेनिफिट फंड की जो कमेटी होती है उसको उपयोग करना होता है। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट, आजकल महिला सशक्तिकरण में क्या है कि महिलाओं को क्रचेस, झूलाघर, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ झूलाघर वगैरह कार्यों पे लगाते हैं ना, तो 28 रुपए के हिसाब से प्रत्येक महिलाओं के हिसाब से पूरे रेलवे में पैसा दिया गया है। स्पोर्ट्स के अलावा कोई एक्टिविटीज जैसे जिम खोलना, इक्विपमेंट, हॉलिडे होम कैंपर, हॉलिडे कैंप्स वगैरह लगाते हैं ना, ये सब वेलफेयर डिपार्टमेंट लगाता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। उसमें 25 रुपए के हिसाब से खूब पैसा रहता है। कई बार कैंप ही नहीं लगते हैं, कई डिविजन्स में देख रहे हैं कैंप ही नहीं लग रहे हैं, तो आप माननीय एसोसिएशंस को चाहिए कि वो उनसे रिक्वेस्ट करें कि सब कैंप लगाइए, रिक्रिएशन कैंप लगाइए, है ना। पैसा है, पड़ा हुआ है खूब पैसा, सरकार दे रही है, इसलिए सरकार को कभी भी हमें ये नहीं मानना चाहिए। सरकार हमारे सभी कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए खूब पैसा बांट रखा है, लेकिन आपको उपयोग तो करना पड़ेगा ना। अगर हम उसके लिए जागरूक नहीं होंगे तो शायद वो पैसा नहीं हो। इस तरह से इंस्टीट्यूट क्लब जितने भी चलते हैं, आपने डिविजन्स पे देखा होगा, उसके लिए भी खूब पैसा आता है। कल्चरल एक्टिविटी, जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स डिविजन्स कॉलोनीज में नहीं होते तो करवाइए, अगर होते तो बहुत पैसा है दे रखा 16 रुपए के हिसाब से। ये लोग है ना, कोई बीमार पड़ जाता है, ऐसा इमीडिएट रिलीफ देते हैं, जैसे उसकी कोई छुट्टियां खत्म हो गई तो आप स्टाफ बेनिफिट फंड से मांग करेंगे तो उसको 10,000 रुपए महीना दिया जा सकता है। उसको फॉर्म देंगे, भाई कोई छुट्टियां, आप सुपरवाइजर से, आपका कोई कर्मचारी आपके अधीन काम कर रहा है, अगर बीमार पड़ गया है, होता है कर्मचारी के पास छुट्टियां, सिक छुट्टी नहीं होती है, तो उसकी फैमिली को हेल्प करें, एसबीएफ से उसको 10,000 रुपए महीना दिलाएं। और किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, मान लो दुखद घटना होती है, तो 10,000 रुपए का फ्यूनरल एडवांस भी, जो मेरा कर्सर दिखा रहा है, उसको मिलते हैं। ये रिकवरेबल नहीं होता है, कोई भी पैसा वापस वसूला नहीं जाता। स्पोर्ट्स में 30 रुपए पर हेड, बहुत सारा पैसा दिया जाता है ना, स्कूल बच्चों वगैरह के स्पोर्ट्स हो रहे हैं, हमारे आजकल तो ऑफिसर्स भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं, अभी पैसा लगाया जा रहा है। स्काउट गाइड एक्टिविटीज में पैसा लगाया जा रहा है ना। ये होम्योपैथी, अपने डिविजनल हॉस्पिटल्स में होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन के औषधालय खोले गए, वहां भी पैसा लग रहा है। ये कई बार बाढ़, फ्लड, या ऐसी जगह जैसे बहुत गुजरात का डीप एरिया जहाँ रेलवे हमारा चलता है, बाढ़ फ्लड्स आ गई, रेलवे क्वार्टर्स में सामान भीग गया, ऐसे सभी में पैसा वेलफेयर स्कीम के तहत जाया जाता है। ऑक्यूपेशनल कोई ऐसा इक्विपमेंट, जैसे आपको कोई रेलवे कर्मचारी या उसका वार्ड्स, कोई जैसे दिव्यांग कर्मचारी है, किसी को कोई चीज की जरूरत है, इवन ट्राइसिकल वगैरह, तो आप वेलफेयर से कांटेक्ट करें। देखिए, हम किसी की मदद अपने अर्थ से नहीं कर सकते तो संसाधनों के माध्यम से तो हम करवा सकते हैं। अगर हमें नियम की जानकारी भी, हमारे रेल कर्मचारी का कोई वार्ड है, उसको कोई टेबल चाहिए, दिव्यांगजन को उपयोग करने के लिए कोई ट्राइसिकल चाहिए, तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर एक एप्लीकेशन लिखें, उसके पिता की तरफ से, सुपरवाइजर की तरफ से फॉरवर्ड करें और उसके वेलफेयर को दें। देखिए उसको ट्राइसिकल मिलेगी। नहीं तो आज हम ट्राइसिकल अपने खुद के फंड से देने में सोचेंगे, हमें यार कैसे दें, कैसे डोनेट करें, लेकिन हमारे पास, रेलवे के पास भी फंड है ना, तो किसी को इस तरह से आप जागरूकता होने के नाते हम इसको दे सकते हैं। और मिसलेनियस है, जैसे कई जगह फैसिलिटीज हॉल बना रखा है तो वहाँ टीवी भी होना चाहिए, समाचार पत्र भी आना चाहिए, ये सब ध्यान। और ये एक 15वां नंबर बहुत नया रेलवे बोर्ड ने जोड़ा है, जो शायद पूछा जाए या नहीं, लेकिन फिर भी 17 रुपए पर हेड इसमें रेलवे ने दिया है। इसमें क्या कहा है
कि आजकल क्या हो रहा है, तनाव प्रबंधन, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स लिए जा रहे हैं कि आजकल तनाव में बहुत है। रेलवे स्टाफ नहीं, सभी कर्मी, ये सारी जगह ये स्कीम सारे डिपार्टमेंट में भारतीय सरकार ने सभी रेलवे के अलावा भी दी है। तो जैसे हम ऑफिस में काम करते करते तनाव हो जाता है ना, तनाव प्रबंधन के लिए भी कुछ काउंसलिंग हम अरेंज करें। जैसे ये SBI ट्रेनिंग सेंटर से मैं इस लेक्चर के माध्यम से ऑफिशियली रिक्वेस्ट करूंगा ट्रेनिंग सेंटर्स को कि अगर इनके कोर्स में है तो बहुत अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है तो एक अपने जो भी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स हैं जोनल रेलवे को रिक्वेस्ट करें कि जब भी ट्रेनीज आए 1-2 घंटे का कोई ऐसा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स भी किसी एक्सपर्ट के माध्यम से करवाया जाए, ताकि उस पे हमारे सब एज ए ट्रेनीज, एज ए एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर सबको लाभ हो। मैं एक अनुरोध है मेरा इससे, इस माध्यम से। सो नाउ ये प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉइज, इसके लिए एडिक्वेट काउंसलिंग की व्यवस्था करना है, अल्टरनेट मोड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल थ्रू मेडिटेशन, योगा, ये तो ट्रेनिंग सेंटर में कराया ही जाता है, इसके लिए मेरी जानकारी है, ये बहुत अच्छे हैं। मेडिटेशन जो लोग ट्रेनीज हैं आजकल ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको वहां पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा, बट वी होप कि ये पेंडेमिक कोविड-19 बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी और हम लोग फिजिकली एक दूसरे को मिलेंगे। तो आप लोग घर पे तो अपने योगा वगैरह करते ही होंगे, सेंटर्स पे भी करेंगे। और स्ट्रेस लेवल के लिए चूंकि विशेष रूप से कुछ गाइडेंस होता है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे नए वो चीजें आ गई हैं, उसके माध्यम से कुछ लेक्चर्स 1-2 घंटे के होते हैं। इस तरह से ये प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग नया जोड़ा गया है। तो 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि रेलवे में स्कीम्स कौन कौन सी है। देखिए, बच्चों को छुट्टियां, ये चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के माध्यम से इनको फीस का, ये जो भी इस तरह से टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फी दी जा रही है, सिकनेस पे खर्च किया जा रहा है, बीमारीज में SBF से दिया जा रहा है, फ्यूनरल एडवांस दिया जा रहा है, सेमिनार कैंप्स आयोजित किए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स आयोजित किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा रही है, कल्चरल एक्टिविटीज की जा रही है ना, और बहुत सारे ये सब जितने भी साइड में आप एक बार और इस तरह से रेलवे में वेलफेयर स्कीम से ये क्वेश्चंस चूंकि आप एक बार पढ़ लेंगे और जो भी क्वेश्चंस आएगा बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो आई होप कि ये जो एक टॉपिक है ये संक्षिप्त लेकिन परिपूर्ण रूप से मैंने इसको कंप्लीट किया है, इसमें कुछ भी चीज बाकी नहीं होगी। जितनी भी वेलफेयर स्कीम है सब इसी हेड के द्वारा रेलवे में चलाई जा रही है और इसका आपको एज ए सुपरवाइजर आपको भरपूर उपयोग करना है, करवाना है, लोगों को गाइड करना है। तो मैं इसको यहाँ फिनिश करूंगा। अपनी बातों को एक संक्षिप्त रूप में यही कहूंगा कि हम लोग सब रेल सेवक हैं। हमें जिस तरह सर्विस कंडक्ट रूल में लास्ट 26 में भी कहा गया है और 3 के रूल 21 में भी कहा गया है कि हमारी जो भी 1 मिनट प्लीज लाइन पर रहिए, रूल्स है, रेगुलेशंस है, हमें उसको हूबहू पालन करना है और जितना बेस्ट अपने रेलवेज को दे सकें, हमें अपनी रेलवेज में 100% योगदान देना है। हमारे साथियों को भी प्रमोट करना है, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वे हमारे साथी हैं, जो हमारे हायर अप्स हैं वे भी हमारे रिस्पेक्टेड साथी हैं, सभी को कोऑपरेट करना है और 100% प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिक पेशेवर योग्यता के साथ हमें और हंसते मुस्कुराते हुए और बिना किसी विवाद में सभी चीजों का समाधान करते हुए, चूंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सरकार बहुत ध्यान दे रही है, तो ना किसी की जरूरत पड़े एज ए सुपरवाइजर हम ही अपने कर्मचारियों का स्ट्रेस मैनेजमेंट कर दें। उनमें कोई भी, उनको क्या होता है, कर्मचारी हमेशा सेवा संबंधी मामलों पे चिंतित रहता है, तो आप खुद उसकी सेवा संबंधी मामलों को सुने और एक एप्लीकेशन बनाएं, डिवीजन ऑफिस में संपर्क करें और वहां से बातचीत करके उनके समाधान कराएं। अगर सेवा से अतिरिक्त कोई कर्मचारी मांगता है तो उसकी बात को सुने और उसे समझाने कि भाई ये रूल में नहीं है इसलिए आपको दिया नहीं जा सकता, तो वो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वरना वो एप्लीकेशन लिखेगा, बहुत दिन तक चिंतित होगा, क्योंकि एज ए हम सीनियर सुपरवाइजर से हमारे प्रशासन की आंख कान नाक सब है, हम फील्ड के कमांडर्स हैं। जिस तरह आर्मी का एक कमांडर बॉर्डर पे लड़ता है ना, बाकी दूसरे जो ऑफिसर्स हैं वो तो सब अपने हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, लेकिन कमांडर ही लीड करता है, कमांडर ही जीत और हार का एक मुख्य सचेतक होता है। तो हमें एज ए कमांडर के रूप में हमारी सारी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना है और जब हम AST बन जाएंगे तो आप लोगों के पास और भी पावर होंगे, तो उसका भी रेलवे के हित में और कर्मचारी के हित में अपने पूरी रेलवे को बेहतर चलाने के लिए बिल्कुल
पंक्चुअलिटी के साथ, स्वच्छता के साथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है। ऐसी मैं अपेक्षा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप कुछ पूछना चाहें तो मैं 2-4-5 मिनट लाइन पर हूं, आप अपनी क्वेरीज रेस कर सकते हैं। नहीं तो कभी भी मेरा नंबर आप शर्मा जी से ऑफिशियली ले लेंगे, और मैंने बता भी दिया था, आप कभी भी मुझे कॉल करेंगे। कोई भी समस्या हो रेलवे रूल के संबंधी, इन टॉपिक से अलावा भी हो तो मैं इंटरेस्टिंग लगेगा मुझे, उस वक्त मैं नहीं उपलब्ध होगा जवाब तो कहीं करके हम लोग शेयर करके आपको जवाब देंगे। पर हमारा सबका उद्देश्य हमारी रेल बेहतर चले, हमारा घर परिवार चले और हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ सुख शांति और प्रसन्नता से आगे बढ़े, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मैं चुप रहूं 2 मिनट, आप मुझसे पूछना चाहें तो मुझे पूछ सकते हैं, वरना हम फिनिश करेंगे। आपका भोजन का समय हो रहा है ज्यादा, और आपको लंच से दूर नहीं रखेंगे। प्लीज, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेरीज। एनीबडी कोई पूछना चाहे तो प्लीज। आप मेरी बात को सुन पाए अच्छी तरह से? जवाब दीजिए प्लीज। जी सर। कोई कुछ पूछना चाहे तो वेलकम, अदरवाइज आप कभी भी पूछेंगे मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वे भी बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगे, उनके माध्यम से या सीधे पूछ पाएंगे। आप मुझे चाहें तो अनुमति दे सकते हैं, नहीं तो मैं लाइन पे बना हूं। मुझे लगता है आप थोड़ा सोचिएगा, कुछ और विचार पढ़ने के बाद अगर कुछ आता है तो आप पूछिएगा। मैं फिर दोहराऊंगा, मेरा नंबर चाहे तो आपके रिकॉर्ड हो जाएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो सर से मिलेगा। 9910497918। ये मेरा मोबाइल नंबर है, COG नंबर है। व्हाट्सएप भी करके छोड़ेंगे, अपना ये लिख देंगे रेफरेंस कि मैं ADST LDC ट्रेनिंग का कैंडिडेट रहा हूं और वहां आपसे लेक्चर लिया था। तो मैं जरूर उस वक्त अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो बाद में उस पर हम कॉल बैक करेंगे या चर्चा करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड सबऑर्डिनेट्स, और जितने भी ऑनरेबल इंस्ट्रक्टर्स हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर सच ए नाइस organization of this online training. Thank you so much. Have a nice day to each one.